हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो है अध्याय नंबर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें हमने जलीय इरोजन की बात कर ली थी। जलीय क्षरण के जो प्रकार हैं उसके बारे में बात कर ली थी। अब देखते हैं जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो जलीय क्षरण को प्रभावित करते हैं। चलिए इनकी बात करते हैं। सबसे पहला कारक है जलवायु की जलीय क्षरण, यानी कि जल के द्वारा जो क्षरण होता है, जल के द्वारा जो मृदा की जो हानि होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो उसको प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो है जलवायु। जलवायु में आप देखिए वर्षा की गहनता, यानी कि वर्षा कितनी तीव्र गति से हो रही है। भाई हल्की बूंदें हो रही हैं या बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हो रही है, उसको कहते हैं गहनता। तो वर्षा की गहनता, अवधि है ना भाई, जो ड्यूरेशन है, वर्षा कितनी देर तक हो रही है वो अवधि हो रही। आवृत्ति का मतलब है कि भाई बरसात जो है अभी आ गई, फिर उसके जस्ट बाद आ गई, फिर उसके जस्ट बाद आ गई, या कितनी ड्यूरेशन में आई है, वो सब जो है क्या कहलाती है, आवृत्ति का मृदा क्षरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चाहे वो बारिश तेज आ जाए या गहनता की बात करें, चाहे वो अवधि की बात करें, बारिश बहुत तेज और बहुत देर तक पड़े। तो आप देखो जब बहुत देर तक जो है बारिश पड़ती है तो पानी का एक बहाव बन जाता है, और पानी का जब बहाव बन जाएगा तो जो मृदा का जो कटाव है वो होना प्रारंभ हो जाएगा। ये ध्यान रखें। यदि वर्षा की गहनता कम हो तो ज़्यादा समय तक वर्षा होने पर भी क्षरण कम होता है। इस लाइन को समझिए। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई वर्षा तो पड़ी, वर्षा एकदम बहुत तीव्र गति से पड़ी, लेकिन यहाँ पर वर्षा की गहनता कम है, यानी कि वर्षा रिमझिम बारिश हो रही है, ऐसे समझो। गहनता कम है मतलब है रिमझिम बूंदें पड़ रही हैं, और बूंदें कितनी भी देर, हल्की बूंदें कितनी भी देर पड़ लें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पानी का बहाव होना चाहिए, पानी बह के जाएगा तो मृदा का कटाव ज़्यादा होगा। इसी प्रकार गहनता के साथ थोड़े समय में होने वाली वर्षा से भी क्षरण अधिक नहीं होता है। अब दूसरी तरह से लाइन बोल दी। यदि बहुत तेज बरसात हो रही है, बहुत तेज बरसात हो रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए हुई है, 15 मिनट के लिए हुई है, बहुत तेज हुई लेकिन कम समय के लिए हुई है, उससे भी मृदा क्षरण पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वर्षा की मात्रा और गहनता दोनों ही अधिक हों, ध्यान से सुनना, तो मृदा क्षरण क्या होगा, अधिक होगा। दोबारा बोल रहा हूं, वर्षा की मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा बरसात, और वर्षा की गहनता का मतलब है कि छोटी छोटी हल्की बूंदें पड़ रही हैं या ज़्यादा तेज वाली बूंदें पड़ रही हैं या मूसलाधार बरसात हो रही है, तो वो गहनता से है। यदि दोनों चीज़ ज़्यादा हों तो क्षरण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा। फिर यहाँ से दूसरी लाइन है, अधिक तापक्रम मूल पदार्थों के रासायनिक एवं भौतिक अपक्षय में सहायक होता है, जिससे भूमि तथा चट्टानों में टूट फूट होती है। इस कारण क्षरण शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए और क्या बात बोली गई है। भाई जलवायु, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जलवायु में क्या आता है। जैसे वर्षा है, वर्षा के कारण मृदा के कटाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो जलवायु में आता है। तापमान भी क्या है, एक जलवायु का कारक होता है। तो तापमान से मृदा क्षरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए अधिक तापमान मूल पदार्थों के रासायनिक एवं भौतिक अपक्षय में सहायक होता है। यानी कि आप समझिए जो भी मृदा है, इस मृदा पर यदि अत्यधिक तापमान पड़े, बहुत ज़्यादा तापमान जो है इस मृदा का हो जाए, अत्यधिक गर्मी पड़े, उस स्थिति में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इस मृदा के जो रासायनिक हैं और जो भौतिक हैं, जो कारक होते हैं, मूल पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है, अपक्षय होता है, यानी कि उनकी टूट फूट होती है, जिससे भूमि तथा चट्टानों में टूट फूट होती है।
इस प्रकार क्षरण शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, तापमान में वृद्धि होने से मृदा तो ठीक है, चट्टानों में भी, जो चट्टानें होती हैं उसमें भी टूट फूट होती है। चट्टानों में भी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्षरण होता है। तो अधिक तापमान होने से चट्टानों में भी क्या होता है, क्षरण होता है। तो क्षरण होने से हालांकि मृदा ही बनती है, पर क्षरण तो होता ही है। तो याद रखना है ना। तो ये बेसिक बात है कि जलीय क्षरण को, जल के द्वारा क्षरण को जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो जलवायु में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जलवायु बरसात हम पढ़ते हैं, तापमान हम देखते हैं जलवायु में, आर्द्रता हम देखते हैं जलवायु में। जलवायु के अंतर्गत ये कारक आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है मैंने एक एक शब्द को आपको बताया है, आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो बेसिक चीज़ है, आपकी जो पुस्तक है आप उसको ओपन करिए और पुस्तक पर जो है आप जाइए। उस पुस्तक में ये टॉपिक, ये यहाँ से आप देखिए जलीय क्षरण के, और अच्छे से उसको रीडिंग करिए। आप एक एक शब्द को मैं समझा रहा हूँ। हालांकि मैं शॉर्ट वीडियो, इस पूरे कंटेंट के शॉर्ट भी मैं आपको लाइव सेशन में करवाऊंगा, लेकिन अभी हम पूरा पुस्तक को लंबे तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे, पहले पूरा पढ़ेंगे, है ना, क्लियर है। और देखिए प्रभावित करने वाला कारक क्या है, स्थलाकृति, इस बात को समझिए। प्रभावित करने वाला है टॉपोग्राफी। टॉपोग्राफी का क्या मतलब होता है, टॉपोग्राफी का होता है कि जहाँ पर भी हम जलीय क्षरण की बात कर रहे हैं वहाँ की जमीनी, जो हम कह सकते हैं ढांचा कैसा है, जमीन की स्थिति कैसी है, क्या जमीन ऊबड़ खाबड़ है, क्या जमीन समतल है, क्या जमीन पहाड़ों वाली है, किस प्रकार की जमीन है। भाई आप हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, पहाड़ों वाली जमीन है, अपने इधर राजस्थान यूपी में आ जाओ, समतल जमीन है। तो वही क्या होती है, स्थलाकृति होती है, स्थल की आकृति। स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति, जहाँ पर आप बात कर रहे हैं क्षरण की, वहाँ की स्थल की आकृति कैसी है। तो देखिए क्या है, ढालू भूमि पर क्षरण ज़्यादा होता है। भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, यदि भूमि में ढलान होगा तो क्षरण भी क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी के बहने की गति तेज होती है, उसकी मिट्टी काटने व बहने की शक्ति बढ़ जाती है। ये ध्यान रखें भाई, जब तेज होगी, आप देखिए एक तो ढलान, एक तो समतल है, एक ढलान इतना है, एक ढलान इतना है, तो आप देखिए ढलान, ये वाला जो ढलान है इस पर पानी का जो बहाव है वो तेज गति से होगा, इस पर जो है कम गति से होगा, इतने ऐसे ढलान पर। तो ढलान, ढालू भूमि पर क्या होता है, क्षरण ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी के बहने की जो गति होती है वो तेज होती है, उसकी मिट्टी काटने व बहाने की शक्ति बढ़ जाती है। भाई मिट्टी का कटाव इसमें ज़्यादा होगा, 1 में ज़्यादा होगा, या 2 में ज़्यादा होगा, या 3 में। बोले सर यहाँ पर ढलान ज़्यादा है 1 में, तो मिट्टी का जो कटाव है वो भी कहाँ पर होगा, इस 1 में होगा। यही बात बोल रही है ना, कि इस बहने की शक्ति बढ़ जाती है। अधिक ढाल पर जल को, सुनना ध्यान से, अधिक ढाल पर जल को भूमि में सोखने का कम समय मिलता है। भाई जब ढलान होगा तो पानी क्या होगा, बह जाएगा। तो जो मिट्टी है उस मिट्टी को पानी सोखने का, पानी को भूमि में सोखने का, जल को भूमि में सोखने का, है ना, क्या मिलेगा, कम समय मिलेगा। यहाँ पर भाई, यहाँ पर 3 नंबर में सबसे ज़्यादा समय मिलेगा, तो जो भूमि है वो पानी को सोख लेगी। लेकिन ढलान में ऐसा नहीं है, ढलान में सोखने की बजाय वो नीचे बहेगा, और जब नीचे बहेगा तो मृदा का कटाव होगा, मिट्टी का क्षरण होगा। ढाल की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कटाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। सामान्य सी बात है कि भाई ढाल की लंबाई ज़्यादा होगी तो कटाव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बेसिक बात है, इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपसे 12वीं क्लास में आ सकता है क्वेश्चन कि क्षरण को प्रभावित, जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कोई भी 4 कारक को इस संक्षिप्त में लिखिए। तो आप सबसे पहले आप ये लिखेंगे, फिर इसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे। तो लिखने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले आउटलाइन, मतलब ये पता होना चाहिए कि कारक कौन से हैं, जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, ये जो लाल से, ये जो पिंक कलर से जो हैं, इसको आपको याद रखना है। फिर इसके अंदर आप फेंटोलॉजी कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ आपको याद है भाई, जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो वनस्पति का प्रभाव है। तो वनस्पति किस प्रकार से जलीय क्षरण को प्रभावित कर सकती है, इस पर आप तुक्केबाजी भी कर सकते हो, फेंटोलॉजी भी कर सकते हो कि भाई वनस्पति का प्रभाव ये, यदि वनस्पति नहीं होगी तो क्षरण ज़्यादा होगा, वनस्पति होगी तो क्षरण कम होगा। ये लो प्रभाव, एक प्रभाव तो यही अच्छे से लिख दिया। वनस्पति होगी तो वनस्पति क्या करती है, जो है पूरी मृदा सतह को ढक लेती है, या उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे क्षरण नहीं होता है, मृदा क्षरण नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक आप बना के भी लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मृदा गुण, मृदा का जो गुण है वो किस प्रकार से जलीय क्षरण को, जो जल के द्वारा क्षरण होता है मृदा में, हानि होती है, उसको प्रभावित करता है। जैसे देखिए बलुई मृदा के कणों का बिखराव ज़्यादा होता है। भाई सीधी सी बात है, बलुई मृदा ज़्यादा बिखरी हुई रहती है, जबकि मटियार, मटियार मतलब एक तरह से क्ले मृदा, क्ले भूमि के कण आपस में अधिक दृढ़ता के साथ चिपके रहते हैं। बेसिक बात आप याद रखना, क्या याद रखना कि जो बलुई मृदा होती है, जो रेतीली मृदा होती है, उसके जो कण होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, लेकिन जो मटियार भूमि होती है, मटियार मिट्टी होती है, उसके कण क्या हैं, आपस में अधिक दृढ़ता के साथ चिपके होते हैं। तो अब सोचिए मृदा क्षरण कहाँ ज़्यादा होगा? बोले सर जब ये मटियार भूमि के कण आपस में चिपके हुए हैं तो क्षरण नहीं होगा, कम क्षरण होगा। और जहाँ पर जो है बलुई मृदा के कण आपस में बिखरे हुए हैं वहाँ पर क्षरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही बात यहाँ पर देखो याद रखना है आपको। ऊसर भूमि में, ऊसर भूमि पानी में सीधे घुल जाती है और पानी के साथ बह जाती है, ये भी आपको याद रखना है। एक भूमि होती है ऊसर भूमि, है ना, जनरली जिसमें क्षारों की मात्राएं होती हैं ज़्यादा। तो ऐसी भूमि क्या होती है, पानी में घुल जाती है और पानी के साथ बह जाती है। तो भले ये लाइन तो भले छोड़ देना, ये लाइन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझते हैं। बलुई मृदा पानी को कम सोख पाती है, यानी कि कम सोख पाती है, यानी कि जो बलुई मृदा है वो पानी को कम सोख पाती है, कम जल को धारण कर पाती है। लेकिन मटियार भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने से जल शोषण क्षमता और कणों को बांधने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पानी के बहाव द्वारा कम कटती है, यानी कि पानी का जो बहाव होता है उससे कम कटती है। अब यही बात तो मैंने आपको बोली थी कि जो मटियार भूमि होती है, कैसी भूमि, मटियार भूमि, सीधी सी बात है, ये आपको याद रखना है लाडलो, कि जो मटियार भूमि होती है, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखें, मटियार जो भूमि होती है उसमें जो क्षरण होता है
कुंसा क्षरण, जलीय क्षरण क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मटियार भूमि के कण आपस में चिपके रहेंगे और आपको पता है संगठन में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। तो यदि आप 5 लोग हो और 5 लोग यदि एक साथ रहोगे, एक साथ संगठित होते रहोगे तो शक्ति है, और एक एक करके रहोगे तो आपको कोई भी पीट जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे समझो। तो ये याद रखना है, मटियार भूमि में जल को धारण करने की क्षमता भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये भी ध्यान रखना है। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है खेती के लिए। बलुई मृदा, रेगिस्तान में जनरली बलुई मृदा है। तो ये बेसिक बात आपको याद रखना है कि किस प्रकार से मृदा का जो गुण है, भाई मृदा का ही तो गुण है। बलुई मृदा है वो क्या है? मृदा का गुण है। या मटियार मृदा है, ये मृदा का गुण है। इसको हम कहते हैं मृदा गठन। क्या कहते हैं? मृदा गठन, है ना? ये ध्यान रखें। चलिए फिर आ जाइए वनस्पति का प्रभाव। किस प्रकार से जो है वनस्पति प्रभावित करती है जलीय क्षरण को। अब देखो, प्रभावित करने का मतलब ये नहीं है कि वो नुकसान ही हो। तो प्रभावित का मतलब है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, धनात्मक और जो है ऋणात्मक, नकारात्मक, दोनों ही बातें आपको लिखनी होती हैं कि भाई वनस्पति है तो क्या होगा और वनस्पति नहीं है तो क्या होगा। तो दोनों ही बातें आपको लिखनी पड़ती हैं। जैसे देखो, जितने अधिक पेड़ उतना ही अधिक जल मिट्टी द्वारा सूखा जाएगा। यानी कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही जल मिट्टी के द्वारा क्या है? सूखा जाएगा। भाई पेड़ों की जड़ें पानी पीएंगी, तो भाई इसीलिए क्या है? सीधी सी बात है। और जड़ें रहती हैं तो मिट्टी क्या है? मिट्टी में जो है कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्शन बन जाती है और पानी नीचे चला जाता है। और देखिए, पेड़ व घास की जड़ें मृदा कणों को आपस में बांधे रखती हैं और पत्तियां वर्षा की बूंदों को मृदा कणों से टकराने से पहले ही रोक देती हैं। इस प्रकार वनस्पति भूमि क्षरण को कम करने में सहायक है। देखिए आप, यदि वनस्पति होगी तो भूमि का क्षरण कम होगा। यदि यही तो कह रहा है, यदि देखो पेड़ व घास की जड़ें, पेड़ और घास की जड़ें मृदा कणों को आपस में बांध के रखती हैं। यही बात मैंने बताई थी कि भाई पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा कणों को आपस में बांध के रखती हैं और पत्तियां वर्षा की बूंदों को मृदा कणों से टकराने से पहले ही रोक देती हैं। अब वर्षा की बूंद पड़ी तो वर्षा की बूंद मृदा पर पड़ने से पहले पत्तियों पर पड़ती है, तो पत्तियां क्या है? उसका जो मृदा होती है उसका क्षरण नहीं हो देती हैं। तो ये याद रखना है। तो भैया इसीलिए तो कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, है ना? अभी अभियान भी चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। क्लियर है? चलो ये आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दी कुछ है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानवीय कारक। और देखो कि मानव किस प्रकार से जलीय क्षरण को प्रभावित करता है। मनुष्य द्वारा खेती का सही ढंग न अपनाने से भी मृदा क्षरण अधिक होता है। ढालू भूमियों पर ढाल की दिशा में कृषि कार्य करना, नदी किनारे तक खेती करना, खाद का प्रयोग किए बिना लंबे समय तक एक ही फसल उगाना आदि ऐसे मानवीय कारक हैं जो जलीय क्षरण को क्या है? बढ़ावा देते हैं। तो मानवीय कारक जैसे अब किसान है, अब ढलान ऐसे है तो वो खेती ऐसे कर रहा है जबकि उसको खेती ऐसे करनी चाहिए थी, ऐसे इस प्रकार से खेती करनी चाहिए थी, इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। तो यदि वो किसान ऐसे कर रहा है, ऐसे खेती कर रहा है, ऐसे जुताई टारे कर रहा है, तो भाई सीधी सी बात है मृदा का कटाव भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। बरसात हुई तो मृदा कट के नीचे आ जाएगी। जबकि यहाँ पर इस प्रकार से खेती करेंगे, इस प्रकार से जो है खेती करेंगे तो आप देखिए पानी यदि ऐसे बहेगा
तो यहाँ पर धीरे धीरे वो रोट के पानी क्या जाएगा, रोट के जाएगा। जबकि यहाँ पर ऐसे आप क्यारी बना दोगे या ऐसे आप कर दोगे, है ना, जुताई करोगे, तो उससे क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, पानी सीधे बहेगा, बरसात हुई तो पानी नीचे बहेगा, तो मृदा का कटाव क्या होगा, मृदा नीचे, ऊपरी मृदा, उपजाऊ मृदा नीचे चली जाएगी बह के। तो ये याद रखना है ना। खाद है, आजकल देखो, आजकल जो मानव है बहुत ज़्यादा खाद उपयोग करता है खेत में। नाइट्रोजन है, यूरिया, नाइट्रोजन को यूरिया देता है नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए एसएसपी वगैरह देता है। अत्यधिक मात्रा में यदि देता है तो उससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि मृदा की जो पकड़ है वो कम हो जाएगी। कार्बनिक पदार्थ भी कम होने लग गया है, कार्बन पदार्थ कम होने लग गया तो मृदा में जल की धारण की क्षमता कम हो जाएगी। तो जल को धारण करने की क्षमता जब कम हो जाएगी तो पानी का क्या होगा, बहाव होगा। तो ये याद रखें। तो ऐसी चीज़ें जो हैं जो मानवीय कारक हैं, जो मानव के द्वारा जो हैं जल के क्षरण को बढ़ाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाते हैं, अब देखिए कितना प्यारा है। जलीय क्षरण को रोकने की विधियां, वे विधियां जो भूमि क्षरण को रोकने, जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती हैं, मृदा संरक्षण विधियां कहलाई जाती हैं। मृदा संरक्षण की जैविक विधियां, बायोलॉजिकल मेथड, इसमें जो है सबसे पहला है सस्य संबंधी विधियां। सस्य संबंधी, देखो सस्य यानी कि हम कोई ना कोई एग्रोनॉमिक उपाय, यानी कि हम कोई ना कोई जुताई का तरीका या खेती का कोई अलग तरीका अपनाएंगे। सस्य का मतलब है खेती का कोई एक अलग तरीका अपना के हम क्या करेंगे, जल के द्वारा होने वाले क्षरण को क्या करेंगे, कम करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सस्य संबंधी विधि है, कौन सी जो है भौतिक विधि है, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले देखिए मृदा संरक्षण की जैविक विधियां, फिर इसके अंदर सस्य संबंधी विधियां, और सस्य संबंधी विधियों के अंदर पहला हेडिंग क्या है, समुच्चय खेती। आ गया समझ में। मृदा संरक्षण की जैविक विधियां पहला टॉपिक ये है। इस टॉपिक के अंदर क्या है, पहला टॉपिक सस्य संबंधी विधियां, और सस्य संबंधी विधियों के अंदर पहला टॉपिक क्या है, समुच्चय खेती, यानी कि कंटूर फार्मिंग, है ना। तो याद रखना है कंटूर फार्मिंग। तो यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे 12वीं बोर्ड की पुस्तक में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कंटूर फार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहां पर देखेंगे, समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखा को कंटूर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एक लाइन में, वन लाइन में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न आ सकता है। बोले क्या प्रश्न आ सकता है, तो प्रश्न आ सकता है कंटूर किसे कहते हैं, या कंटूर को परिभाषित करो। तो क्या लिखोगे, समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखा, समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखाएं वो क्या कहलाती हैं, कंटूर कहलाती हैं। जनरली कंटूर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ढाल वाली जमीन पर। तो देखिए, और देखिए, समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुवाई ढाल के विपरीत करते हैं। भाई सीधी सी बात है, कंटूर फार्मिंग में क्या करते हैं, जो ढलान है, ऐसे ढलान है, लेकिन इसमें क्या है, सब कुछ जो बुवाई है वो ढलान के विपरीत करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये ध्यान रखें, है ना। तो ये ध्यान रखें, यदि ढाल अधिक है, यानी कि ढलान ऐसे बहुत ज़्यादा ढलान है, ढाल अधिक है, तो कंटूर की दूरी कम होगी। भाई ढाल अधिक है, बहुत ज़्यादा ढाल है, तो कंटूर की दूरी क्या होगी, कम होगी। भाई ढाल है तो ऐसे भी कर देते हैं, इसमें देखो ऐसे भी करते हैं। जैसे छोटी क्यारी यहाँ तक बना ली, यहाँ तक एक क्यारी बना ली,
फिर ये क्यारी बना ली, फिर ये क्यारी बना ली, ये वाली एक क्यारी बना ली, ऐसे। यदि ढलान ज़्यादा है, यही बात इसमें बोली जा रही है, यदि ढाल अधिक है तो कंटूर की दूरी कम होगी। कंटूर की दूरी का मतलब है जैसे ऐसे, हम यहाँ से यहाँ ले रहे थे, यहाँ से यहाँ ले रहे थे, यदि ढलान बहुत ज़्यादा है तो हम इस दूरी को क्या करेंगे, यहाँ तक कर देंगे, कम कर देंगे भाई, दूरी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, है ना। छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएंगे। तो वही ये कह रहा है भाई, ढाल अधिक है तो छोटी छोटी क्यारियाँ बना लो, है ना। और यदि ढाल कम है तो कंटूर के आपस की दूरी अधिक हो सकती है, ये ध्यान रखें। ढालू जमीन पर कंटूर बनाने से वर्षा का पानी रुक रुक कर आगे बढ़ता है। कंटूर बनाने से, कंटूर कहाँ बनाए जाते हैं, कंटूर ढलान वाली जमीन पर बनाए जाते हैं। कंटूर खेती के लिए क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो जलीय क्षरण होता है, पानी यदि बहुत तेज बरसात हुई तो बरसात जो पानी का जो बहाव है वो रुक रुक कर आए। भाई पानी का बहाव एक तो तीव्र गति से आएगा और पानी एक रुक रुक के आता है। तो आप सोचिए, पानी जो रुक रुक के आएगा वो ज़्यादा मृदा कटाव करेगा या पानी तीव्र गति से आएगा। बोले गुरुजी, पानी रुक रुक के जो आएगा वो मृदा कटाव को क्या है, कम करेगा। तो मृदा कटाव को कम करेगा। यही कह रहा है ये कि ढालू जमीन पर कंटूर बनाने से वर्षा का पानी रुक रुक कर आगे बढ़ता है, जिससे मृदा द्वारा सोख लिया जाता है। जिसे मतलब जिससे नहीं, जिसे मृदा द्वारा सोख लिया जाता है। यानी कि पानी जब रुक रुक के आएगा तो जमीन क्या है, पानी को सोख लेगी। सोखने का मतलब है भैया देसी भाषा में बोल रहे हैं, बोले जमीन क्या है, पानी पी लेगी। जमीन क्या है, पानी पी लेगी, है ना। और बाहर कम बह पाता है, अतः मृदा क्षरण नहीं होता है। कंटूर यदि आप बनाते तो मृदा क्षरण नहीं होगा। कंटूर एक सस्य जनित क्या है, उपाय है। ये ध्यान रखना है लाडलो। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए लिखो आप इसे, और समझ लिया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार किताब में भी आप रीडिंग मार लिया करो, फिर चलो ये देखो, इस प्रकार की कंटूर होती हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये होती हैं। आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ढलान है, इस प्रकार से जो है देखो, इस प्रकार से ऐसे कुछ बनाई जाती हैं, ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये कंटूर हैं। अब जब पानी का बहाव होगा तो पानी रुक रुक के आएगा, रुक रुक के आएगा तो मृदा का क्षरण बहुत कम होगा। तो ये क्या है, कंटूर। इसको हम कहते हैं कंटूर फार्मिंग। क्या कहते हैं लाडलो, कंटूर फार्मिंग। स्टार लगा लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटूर फार्मिंग क्या होती है। क्लियर है, चलो अब देखते हैं। अब दूसरा बिंदु, भू परिष्करण यानी कि टिलेज। टिलेज मतलब आप देखो, भू परिष्करण किसे कहते हैं, जो भी ये जुताई कार्य जो किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भू परिष्करण। जुताई कार्य, बुवाई कार्य, निराई गुड़ाई कार्य, निराई गुड़ाई कार्य, ये सब क्या कहते हैं, ये सब भू परिष्करण में शामिल है। खेत में हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो सब की सब क्या है, भू परिष्करण में शामिल है। गर्मियों में यदि आप बहुत गहरी जुताई करते हैं तो वो भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। तो देखिए, भू परिष्करण की सही विधियां और औजारों के अपनाने से मृदा की संरचना ठीक हो जाती है। यदि आप भू परिष्करण कर रहे हो, जुताई कार्य कर रहे हो और सही विधि का उपयोग कर रहे हो और सही औजार, औजार का मतलब है यहाँ यंत्र,
जो यंत्र आवश्यक है उससे यदि आप कार्य कर रहे हो, ऐसा करने से मृदा की जो संरचना है वो क्या है, ठीक बनी रहती है। और देखो, बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करने से क्या होगा, तो गहरी जुताई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा रोड भी, जो रोड होते हैं, रोड कारक, वो भी नष्ट हो जाते हैं। गहरी जुताई करने से कीट नष्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करने से क्या है, खरपतवार नष्ट हो जाएं। मृदा में पानी का अवशोषण अधिक होता है। एक और बात ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो। यदि कोई खेत, उस खेत में जुताई कर दी जाए और एक बिना जुता हुआ खेत, सुनिए ध्यान से, एक ऐसा खेत जुताई वाला और एक आपके पास खेत है बिना जुताई वाला, पानी के अवशोषण करने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी? बोले सर जुताई वाले की। इसकी पानी अवशोषण की क्षमता, पानी अवशोषण क्षमता ज्यादा, ये ध्यान रखें। पानी के अवशोषण करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी, ये ध्यान रखें। क्लियर है? चलो, तो ये ध्यान रखना है। और बिना जुताई में, भाई बिना जुताई जिसमें ही है उसमें पानी की अवशोषण करने की क्षमता क्या है? कम होती है। तो ये ध्यान रखना है ना? तो ये दिमाग में बैठा लो ये सारी चीजें कि भाई जुताई करने से अच्छी रहती है, भूमि बहुत अच्छी होती है, इससे भूमि क्षरण कम होगा। तो याद रखना है। बोले सर अब क्वेश्चन, बोले भूपरिष्करण करने से मृदा क्षरण अधिक होगा या कम होगा? कम होगा। यदि आप भूपरिष्करण कर रहे हो यानी कि जुताई कार्य कर रहे हो तो इससे क्या होगा? मृदा में जल का अवशोषण बढ़ जाएगा। मृदा में जल का अवशोषण बढ़ जाएगा तो जलीय क्षरण कम होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो ठीक है, बाकी का जो है पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।